आपको आइस एज का मैनफ्रेड याद है? मैं नहीं। क्या आप जानते हैं कि सच में वो कौन था और कहां गया? एक समय था जब धरती की सांसें आज से कहीं ज्यादा ठंडी थी, जब हवा में बर्फ के कण नहीं बल्कि मौत की खामोशी तैरती थी, जब सूरज उगता तो रोशनी तो देता था मगर गर्मी नहीं। और उसी दुनिया में धरती पर चलती थी कुछ ऐसी प्रजातियां जिनके कदमों से जमीन कांपती थी, जिनकी परछाई से शिकारी भागते थे और जिनकी दहाड़ नहीं, सिर्फ मौजूदगी ही डर पैदा करने के लिए काफी थी। तो उनका नाम था मैमथ। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक तस्वीर बनती है कि हाथी जैसा जानवर, लंबे मुड़े हुए दांत और घने भूरे बाल। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा गहरा है और कहीं ज्यादा दुखद भी, क्योंकि मैमथ सिर्फ एक जानवर नहीं थे, वो एक पूरा युग थे, एक पूरी दुनिया की रीढ़ थे। और आज वो पूरी तरह गायब है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो मरे कैसे, सवाल ये है कि धरती ने उन्हें खोया क्यों। आज से लगभग 4 लाख साल पहले धरती एक अलग ग्रह जैसी थी। हम इसे कहते हैं आइस एज। धरती का एक बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। जहां आज जंगल हैं वहां बर्फ की मोटी चादर थी, जहां आज शहर हैं वहां तूफानी हवाएं थी। और इसी जमी हुई दुनिया में प्रकृति ने एक ऐसा जीव रच दिया जो इस ठंड को चुनौती देता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि मैमथ दरअसल हाथियों के ही परिवार में से थे, लेकिन वो कोई साधारण हाथी नहीं थे, वो थे एक्सट्रीम सर्वाइवल मशीन्स। उनका शरीर विशाल था। एक वयस्क वूली मैमथ का वजन 6 से 8 टन का होता था और ऊंचाई लगभग 12 से 14 फीट। लेकिन असली कमाल था उनका शरीर। मैमथ के शरीर पर 2 परतों में बाल होते थे, ऊपर लंबे मोटे बाल और नीचे घने और ऊनी बाल। उनकी त्वचा के नीचे 10 सेंटीमीटर तक मोटी चर्बी होती थी जो उन्हें -50 डिग्री तापमान में भी जिंदा रखती थी। उनके कान छोटे थे ताकि ठंड में गर्मी बाहर न निकले और पूंछ छोटी ताकि जम न जाए। प्रकृति ने उन्हें एक परफेक्ट बर्फीला योद्धा बनाया था। लेकिन मैमथ अकेले नहीं चलते थे, वो चलते थे झुंड में। जैसे कि आज के हाथी चलते हैं वैसे ही मैमथ भी परिवारों में रहते थे। एक झुंड में लगभग 10 से 30 मैमथ होते थे। मैमथ का जीवन सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं था, वो सामाजिक थे, भावनात्मक थे। आज साइबेरिया में मिले मैमथ के जीवाश्म बताते हैं कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए शिकारियों से भिड़ जाते थे। अगर कोई बच्चा मर जाता तो झुंड कई दिनों तक उसी जगह रुक जाता था। यानी वो सिर्फ जानवर नहीं थे, वो महसूस करने वाले जीव थे। अब एक सवाल आता है कि ये जो दैत्य थे वो खाते क्या थे? मैमथ शाकाहारी थे, लेकिन उनका भोजन आज के हाथियों से बिल्कुल अलग था। वो खाते थे बर्फ के नीचे उगने वाली घास, झाड़ियां, टुंड्रा पौधे। एक मैमथ दिन में 200 से 300 किलो तक घास खा सकता था। उनके दांत नुकीले नहीं थे, वो लंबे थे, घुमावदार थे। इन दांतों का काम लड़ाई करना कभी था ही नहीं। इनसे वो बर्फ हटाते थे, जमीन खोदते थे और घास निकालते थे। मतलब मैमथ सिर्फ खाने वाले नहीं थे, वो धरती को आकार देने वाले जीव थे। जहां मैमथ चलते थे वहां जंगल नहीं उगते थे, वहां खुली घास की जमीन बनती थी और यही घास हजारों दूसरे जीवों को जिंदा रखती थी। यानी मैमथ थे इकोसिस्टम इंजीनियर्स। अब एक और सच्चाई, जब मैमथ धरती पर चलते थे तब इंसान भी मौजूद था, लेकिन वो इंसान आज जैसा नहीं था। वो था लेकिन डरा हुआ, कमजोर और प्रकृति के सामने बेहद छोटा। उस दौर का इंसान भाले बनाता था, आग जलाना सीख रहा था और हर दिन जिंदा रहने की जद्दोजहद में था। और मैमथ उसके लिए देवता जैसा था, कभी दानव जैसा था और कभी कभी मौत जैसा भी। इंसान मैमथ का शिकार करता था, लेकिन यह आसान नहीं था। एक मैमथ को गिराने के लिए पूरे कबीले की जरूरत पड़ती थी, घंटों की रणनीति, कई जानों का जोखिम। लेकिन जब एक मैमथ गिरता तो एक पूरा कबीला कई महीनों तक खा सकता था। उसकी हड्डियों से घर बनते, उसकी खाल से कपड़े और उसके दांतों से औजार। यानी मैमथ इंसान की जिंदगी का केंद्र था। और फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे, बिना किसी धमाके के, बिना किसी चेतावनी के, धरती गर्म होने लगी, बर्फ पिघलने लगी और घास की जगह जंगल उगने लगे। वो दुनिया जिसके लिए मैमथ बने थे वो दुनिया खत्म होने लगी। लेकिन मैमथ को यह पता नहीं था। वो चलते रहे, वो झुंड में चलते रहे, पुराने रास्तों पर, पुरानी यादों के साथ।
उन्हें नहीं पता था कि वो यात्रा उनकी आखिरी यात्रा की शुरुआत है। धरती कभी अचानक नहीं बदलती, वो धीरे धीरे सांस बदलती है, और जब सांस बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। आज से लगभग 12,000 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ। कोई धमाका नहीं, कोई उल्का नहीं, कोई आसमानी आग नहीं, बस धरती थोड़ी थोड़ी गर्म होने लगी, सिर्फ थोड़ी सी। लेकिन प्रकृति में थोड़ा भी कभी कभी सब कुछ बदल डालता है। जिस दुनिया में मेहमत हजारों सालों से राज करते आ रहे थे, वो थी कोल्ड स्टेपी टुंड्रा। खुली जमीन, छोटी छोटी घासें, कम पेड़ और लंबी दूरी तक खुला मैदान। यही दुनिया मेहमत के शरीर, उनकी चाल, उनके भोजन के लिए बनी थी। लेकिन जैसे जैसे धरती का तापमान 1-2 डिग्री बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी, पहले धीरे और फिर तेज। और बर्फ के नीचे जो जमीन दबे दबे सांस ले रही थी, वो बदलने लगी। जहां पहले घास उगती थी, वहां अब झाड़ियां आने लगी। जहां खुला मैदान था, वहां अब घने जंगल बनने लगे। सुनने में यह बात अच्छी लगती है, लेकिन मेहमत के लिए यह मौत की घंटी थी, क्योंकि मेहमत जंगलों के जीव नहीं थे। उनका विशाल शरीर घने पेड़ों के बीच चलने के लिए नहीं बना था। उनके लंबे दांत झाड़ियों में फंस जाते थे, उनके भारी कदम नरम और गीली जमीन में धंसने लगे, और सबसे बड़ा संकट भोजन। मेहमत का पेट घास के लिए बना था, टुंड्रा की सूखी कठोर घास। लेकिन जैसे जैसे वनस्पति बदली, वैसे वैसे उनका भोजन खत्म होने लगा। आज साइबेरिया और अलास्का में मिले परागकणों के अध्ययन से बताते हैं कि उस समय घास की जगह पेड़ों का प्रतिशत तेजी से बढ़ा। मेहमत भूखे रहने लगे। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, पूरी की पूरी पीढ़ियां कमजोर होने लगी। बच्चे पूरा विकसित नहीं हो पा रहे थे, मादाएं कम बच्चे जन्म देने लगीं, और मेहमत धीरे धीरे अंदर से टूट रहे थे। लेकिन कहानी सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे बर्फ पिघली, इंसान आगे बढ़ा। पहले इंसान केवल गर्म इलाकों तक सीमित था, लेकिन अब नए रास्ते खुल गए। जमी हुई नदियां पिघली, नए मैदान मिले, नए शिकार दिखे, और इंसान ने इन मौकों को पहचाना। अब इंसान पहले जैसा नहीं था। वो सीख चुका था समूह में शिकार, रणनीति, घात। अब वो सिर्फ डरता नहीं था, वो योजना बनाता था। और मेहमत अब भी विशाल थे, अब भी ताकतवर थे, लेकिन उनकी संख्या घट रही थी। और जब कोई प्रजाति कम होने लगती है, तो हर मौत ज्यादा भारी पड़ती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान ने मेहमत का सीधा सफाया नहीं किया, लेकिन उसने अंतिम धक्का जरूर दिया। कमजोर आबादी, भोजन की कमी, और ऊपर से लगातार शिकार। यह ऐसा था जैसे पहले से डूबते जहाज पर छेद कर दिए जाएं। लेकिन इस कहानी में एक गहरी परत और भी है। जब मेहमत खत्म होने लगे, तो पूरी प्रकृति बदलने लगी। मेहमत जंगलों को रोकते थे, घास के मैदान बनाए रखते थे। उनके जाने के बाद पेड़ तेजी से बढ़े, बर्फ ज्यादा पिघली, धरती और गर्म हुई। मतलब मेहमत के मरने से जलवायु परिवर्तन और तेज हो गया। यह एक खतरनाक चक्र था। धरती गर्म हुई, मेहमत कम हुए, जंगल बढ़े और धरती और गर्म हुई। लेकिन फिर भी कुछ मेहमत बचे रहे। उन्होंने हार नहीं मानी। वो पीछे हटते गए, दूर और दूर, उन जगहों पर जहां इंसान अभी तक पहुंचा भी नहीं था। छोटे छोटे द्वीप, अलग थलग जमीन, जैसे रेंगल आइलैंड। वही मेहमत की आखिरी उम्मीद जिंदा रही। लेकिन वो उम्मीद कितनी कमजोर थी, ये कहानी अभी बाकी है। कभी कभी किसी प्रजाति की मौत तलवार से नहीं होती, भूख से नहीं होती, शिकार से भी नहीं होती। कभी कभी मौत अंदर से आती है, चुपचाप, खामोशी से, बिना आवाज किए। और मेहमत की कहानी में यही सबसे डरावनी सच्चाई है। जब धरती गर्म हो चुकी थी और इंसान हर दिशा में फैल चुका था, तब भी कुछ मेहमत जिंदा बचे थे। वो सिमट चुके थे, छोटे छोटे झुंडों में, कभी कभी सिर्फ कुछ दर्जन। यहीं से शुरू होती है जेनेटिक कोलैप्स की कहानी। जीव विज्ञान का एक कड़वा नियम है, जब किसी प्रजाति की संख्या बहुत कम हो जाती है, तो असली खतरा शिकारी नहीं होते, असली खतरा होता है इनब्रीडिंग, मतलब करीबी रिश्तों में प्रजनन। मेहमत के साथ भी यही हुआ। जब झुंड छोटे हो गए, तो नए साथी मिलना मुश्किल हो गया। भाई बहन, कजिन, मां की ही संतानें एक दूसरे से बच्चा पैदा करने लगी, और यहीं से उनके डीएनए में दरार पड़ने लगी। आज जब वैज्ञानिक रेंगल आइलैंड में मिले मेहमत के डीएनए को स्टडी करते हैं, तो उन्हें मिलते हैं डरावने संकेत। उनके जीन में म्यूटेशन था, ऐसे बदलाव जो किसी स्वस्थ प्रजाति में नहीं होने चाहिए। उनकी सूंघने की क्षमता कमजोर हो चुकी थी, उनकी प्रजनन शक्ति घट रही थी, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर थी। मतलब वो जिंदा तो थे, लेकिन मजबूत नहीं थे। रेंगल आइलैंड आज रूस के पास आर्कटिक महासागर में एक छोटा सा द्वीप है। हजारों साल पहले यह मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब समुद्र का स्तर बढ़ा, तो यह अलग हो गया, और इसी द्वीप पर फंस गए आखिरी मेहमत, लगभग 300 से 1000 मेहमत। एक पूरा विश्व सिकुड़ कर एक द्वीप में कैद हो गया। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था। वह इंसान नहीं था, घास थी, ठंड थी, लेकिन प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती। घास सीमित थी, जगह सीमित थी, और साथी भी सीमित थे। हर नई पीढ़ी पहली से कमजोर होती गई,
अब सोचिए, एक बच्चा पैदा होता है लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह विकसित नहीं है, उसकी सूंघने की क्षमता कम है, वो खतरे को पहचान नहीं पाता, वो भोजन को ढूंढ नहीं पाता, वो लंबा जीवन नहीं जी सकता। और यही मेमथ के साथ होता रहा। वैज्ञानिकों को ऐसे जीन मिले हैं जो बताते हैं कि आखिरी मेमथ अजीब व्यवहार करने लगे थे। वो सही दिशा में माइग्रेशन ही नहीं कर पाते थे, वो खतरे के समय सही प्रतिक्रिया तक नहीं देते थे। मतलब उनकी याददाश्त, उनकी प्रवृत्ति, उनका इंस्टिंक्ट सब टूट रहा था। ये वो पल था जब मेमथ लड़ाई हार चुके थे। भले ही कुछ शरीर चल रहे थे लेकिन नस्ल मर चुकी थी। और ये सब किसी एक दिन में नहीं हुआ, ये सैकड़ों सालों की कहानी है। धीरे धीरे कम होते कदमों की, कम होती आवाजों की, कम होते झुंडों की, एक ऐसा सन्नाटा जो पूरे द्वीप पर फैलता गया। लेकिन फिर भी एक सवाल अब भी बचता है, अगर इंसान रेंगल आइलैंड तक नहीं पहुंचा था तो आखिरी मेमथ मरे कैसे? क्या यह सिर्फ जेनेटिक्स था या कोई अंतिम झटका अब भी बाकी था? आज से लगभग 3700 साल पहले मिस्र में पिरामिड खड़े थे। भारत में सिंधु सभ्यता अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और उसी दुनिया में एक कोने पर रेंगल आइलैंड पर धरती पर चल रहा था आखिरी मेमथ। यह विशाल नहीं था जैसा उसके पूर्वज थे, वो उतना ताकतवर नहीं था, उसके दांत छोटे और मुड़े हुए थे। वैज्ञानिक इसे कहते हैं आइलैंड ड्वार्फिज्म। जब कोई बड़ी प्रजाति लंबे समय तक छोटी जगह में रहती है तो उसका शरीर अपने आप छोटा होने लगता है। यह जीवित रहने की आखिरी कोशिश होती है। वो आखिरी मेमथ किसी झुंड का हिस्सा नहीं था। हो सकता है वो अकेला था या शायद कुछ गिने चुने कमजोर साथी थे। वो चलता होगा, बर्फ और कीचड़ के बीच घास खोजता होगा, लेकिन बहुत कम मिलती होगी। अब एक बहुत जरूरी वैज्ञानिक तथ्य, रेंगल आइलैंड पर लगभग उसी समय मीठे पानी की समस्या शुरू हुई। समुद्र का स्तर बढ़ रहा था, नमकदार पानी भूमि के भीतर घुसने लगा, झीलें धीरे धीरे खारी होती गईं और मेमथ नमकदार पानी पी नहीं सकते थे। उनका शरीर उसके लिए नहीं बना था। तो अब सोचिए, भूख पहले से थी, कमजोरी पहले से थी, जेनेटिक बीमारियां पहले से थीं और अब पानी भी जहर बन गया। और यही था फाइनल ब्लो। किसी दिन वो आखिरी मेमथ झील तक पहुंचा होगा, पानी पिया होगा और फिर उसका शरीर टूटने लगा होगा। धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां काम करना बंद करने लगी होंगी। वो बैठ गया होगा और शायद फिर कभी उठ नहीं पाया। उसकी मौत कोई नहीं देख रहा था, कोई इतिहासकार नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई कविता नहीं, बस बर्फ, हवा और खामोशी। और उसी खामोशी में एक पूरी प्रजाति खत्म हो गई।